ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे तुम किसको दोष दोगे? इस गंगा में सभी कौवे। दाल के लिए जो एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है उसके लिए 30 से 35 लाख रुपए आता है। हर लेवल पे एक रिश्वत का सिस्टम बना रखा है, उसे तोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को एक सिंगल रुपए नहीं दिया जाता है। इट इज़ द रियलिटी। हमारे देश की नई बनी पार्लियामेंट, नया बना राम मंदिर, उसके अंदर पानी आने लगता है। कई नए बने हाईवेज, एक्सप्रेसवे, रोड कोलैप्स करने लगते हैं, जमींदोज हो जाते हैं। हमारी जो मूर्तियां 1 साल भी नहीं चल पाती, जो स्टैचूज का आवरण स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। हमारे जो टर्मिनल हैं एयरपोर्ट के, जो कि हजारों करोड़ों रुपए लगा करके बनाए जाते हैं, वो तक कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करोगे तो ये एक दूसरे पे ब्लेम डालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि इसकी समस्या बहुत अलग है। ना तो इस पे हमारे पॉलिटिशियन बात करना चाहते हैं, और मीडिया की तो इस तरह ही गिरा हुआ है, मीडिया तो छोड़ ही दो। इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि जब मैंने गूगल पे भी सर्च करा तो गूगल पर भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसीलिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैं अपने अनुभव से आपको बताऊँगा। जो मैंने देखे, जो मेरे दोस्त हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनसे मुझे जो पता लगा वो आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे टेंडर के प्रोसेस में होती है। जब गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को निकालती है तो उसके टेंडर जारी करे जाते हैं। अगर मानो कि टेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है तो उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज अप्लाई करती हैं, बिड करी जाती है, मतलब कि बोली लगाई जाती है। L&T, GVK, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कंपनीज बोली लगाती हैं। अब प्रोजेक्ट उसे दिया जाता है जो कम से कम बोली लगाती हैं। और न केवल इतनी बात है, बात ये भी है कि जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होते हैं उसी को केवल ये टारगेट दिया जाता है कि आप जाओ, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आपको नेताओं को रिश्वत खिलानी पड़ेगी तब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके बाद ये जितनी बड़ी कंपनी है ये खुद प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करती हैं। इनके पास में कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम होती है। अगर आपने नोटिस करा हो, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर टॉप 5, टॉप 10 हर साल कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट निकाली जाती है। बदले में इन कॉन्ट्रैक्टर्स को फ्री ट्रिप दी जाती है, या थोड़े बहुत रुपए दे दिए जाते हैं, या अवार्ड भी दिया जाता है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनी खुद से जोड़ के रखती हैं। सिटी वाइज अब इन जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क दिया जाता है। और इतना याद रखिए कि ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स उन बड़ी कंपनियों के लिए रीजनल कॉन्ट्रैक्टर हैं, बल्कि इन्हें करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐसे फ्री में मिल जाते हैं प्रोजेक्ट? जब ये कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए जाते हैं तो जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें रिश्वत दी जाती है, और जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो सरकारी इंजीनियर को रिश्वत दी जाती है। यहाँ पे रिश्वत खाने का एक पूरा सिस्टम बना रखा है। मतलब कि डायरेक्ट रिश्वत सरकारी ऑफिसर को नहीं दी जाती है, जो सरकारी इंजीनियर होता है उसे रिश्वत दी जाती है। उसी का कमीशन थोड़ा बहुत SDM का तय होता है। एक ज़िले में कई SDM होते हैं, तो SDM जो डिपार्टमेंट का होगा उस पर रिश्वत जाती है, उससे रिश्वत आपके DM तक जाती है। ये पूरा एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम से वर्क होता है। और बता दूं आपको, ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इनका टारगेट होता है मिनिमम 10% तो अब हमें सेव करना है। अब ज़रा बताइए कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को लेना था उसने थोड़ी बहुत रिश्वत दी मंत्री को। अब जब कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल गया तब इन्होंने जो रीजनल कॉन्ट्रैक्टर को दिया उसने रिश्वत खिलाई, और उसने पहले प्राइवेट कंपनी को रिश्वत दी, फिर सरकारी अफसरों को रिश्वत दी। उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब इतनी मशक्क़त करके इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो ज़रा आप सोचिए इसे रुपए कितने मिलते होंगे जबकि काम कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को एक सिंगल रुपए नहीं दिया जाता है। इट इज़ द रियलिटी। गवर्नमेंट जितने भी रुपए देती है वो केवल काम के रुपए देती है। रुपए पे करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, या तो गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है तब थोड़ा बहुत रुपए पे कर देती है, फिर धीरे धीरे करके पे करती रहती है। दूसरा तरीका होता है टारगेट पे करती है, जैसे कि 10%, 20% आपने काम कंप्लीट कर लिया, उसकी रिपोर्ट सबमिट करो और तो गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। तीसरा तरीका होता है कि आप पहले पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके गवर्नमेंट को दो, फिर गवर्नमेंट आपको पूरा रुपए एक साथ में पे करती है। ये 3 तरीके पेमेंट के हैं। लेकिन इसमें कितनी पेमेंट करी जाती है? इसमें पेमेंट केवल उतनी करी जाती है जितने का काम होना है। गवर्नमेंट इतना तक की लिख करके देती है, इस तरीके की गिट्टी यूज़ करनी है, इतने mm की गिट्टी यूज़ करनी है, जो गिट्टी का साइज़ होता है, इस तरीके का डामर आपको बनाना है। हर चीज़ बाकायदा लिख के दी जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे वर्क करेंगे तो ये खुद कैसे रुपए बचाएंगे? इसी वजह से अब ये लेस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं।
एक तो गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट उन्हीं को देना है जो कम रुपए लगाएंगे, ऊपर से जो रिश्वत देंगे तो वो कहाँ से आपकी जो शर्तों पर खरे उतर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जब तक कॉन्ट्रैक्टर्स की स्थिति नहीं सुधारेगी तब तक ये चलता रहता है। और भी आपको बता देता हूँ, ये तो हो गई एक बड़े लेवल पे, लेकिन जब हम बात करते हैं PWD डिपार्टमेंट की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि स्टेट लेवल पे वर्क करता है कि कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट होना है, कहाँ पर कितने रुपए जाएंगे, या जो प्रधानमंत्री भी ग्राम सड़क योजना है वो भी PWD के अंडर में आती है, जो कि छोटे मोटे लेवल पे रोड का निर्माण होता है या फिर ताल बनाए जाते हैं, ये सब PWD के अंडर में आता है। तो अब जब ये स्कीम है, इसमें PWD ऑफिसर रुपए खाते हैं एक एक प्रोजेक्ट के, और इनका फिर से जरिया वही इंजीनियर होता है, इंजीनियर के जरिए ही सबके पास रुपए जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये पास तब हो सकते हैं जब इंजीनियर इसमें साइन करता है, उसके अलावा ये पास नहीं होते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स की ये मजबूरी बन जाती है कि वो ऐसे लोगों से अपने रिश्ते बना करके रखें। अगर कॉन्ट्रैक्टर लाइन में कोई ईमानदार होगा तो वो अपने घर से रुपए उसे लगाने पड़ेंगे और वो एक बार में ही कंगाल हो जाएगा। लेकिन ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बड़ी प्रॉब्लम और बताता हूँ। इतने रुपए इतना घपला करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को जब टाइम आता है तो उन्हें पे नहीं करा जाता है, 2-2, 3-3 साल का डिले तक कर दिया जाता है। जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, छोटा कॉन्ट्रैक्टर, उसने मार्केट से रुपए उठा करके लोन पर ब्याज पे रुपए लिए कि जब मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा मुझे रुपए मिलेगा, मैं इनका पे कर दूंगा। लेकिन 2 साल 3 साल तक डिले करा जाता है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कर्ज में दबता चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर तो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उसे अब ज़्यादा रुपए निकालने हैं तो उसे घपला करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो वो खुद अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब अकाउंटेबिलिटी के ऊपर केस चलते हैं, जैसे कि एक रोड ख़राब हो गई, तो अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए। एक तो पॉलिटिकल बहस अलग होती है कि तुम्हारी पार्टी की दिक्कत है, तुम्हारी पार्टी की दिक्कत है, उसके भी बावजूद कॉन्ट्रैक्टर पर डाली जाए, सब कॉन्ट्रैक्टर पर डाली जाए, ऑफिसर पर डाली जाए, गवर्नमेंट पर डाली जाए, डिपार्टमेंट पर डाली जाए, किस पे अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी डाली जाए, इसे तय करने में 2-3 साल का समय निकल जाता है। मेरा सुझाव इतना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करी जाती है, सबसे पहले आप एक कमेटी बनाओ कि अगर कल को कोई भी दिक्कत होगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो इसमें इतने लोग जिम्मेदार होंगे, जिसमें कि मेरा सुझाव है सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी को रखो, सब कॉन्ट्रैक्टर को रखो, और जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर रखो, इंजीनियर को रखो, इन चारों लोगों को कमेटी के अंदर रखो कि अगर कल को कोई भी दिक्कत हुई तो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। और उससे भी पहले सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर्स की दिक्कत सॉल्व करनी होगी। हर लेवल पे एक रिश्वत का सिस्टम बना रखा है, उसे तोड़ना पड़ेगा। जो हर लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर एक्सप्लॉइट होते हैं, जब तक वो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे तो वो कैसे वर्क करेंगे, उन्हें तो घपला करना ही पड़ेगा। या तो एक कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी तय कर दो या उसे कुछ लमसम अमाउंट दे दो, क्योंकि अगर जो आदमी नौकरी करता है इसीलिए तो नौकरी कर रहा है कि कुछ रुपए कमाएगा। अब यहाँ जब कॉन्ट्रैक्टर का कुछ तय नहीं है कि वो क्या कमाएगा तो वो घपला करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स का एक आप तय करके रखो, और जो भी आपको सामान मटेरियल यूज़ करना है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी इन्हीं कमेटी के ऊपर सेट करो कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से, मतलब कि जो ग्रामीण लेवल पे वर्क होता है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती है। ताल के लिए जो एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है उसके लिए 30 से 35 लाख रुपए आता है। एक छोटी सी दीवार बनाने के लिए, छोटी सी रोड बनाने के लिए लाखों रुपए आते हैं। लेकिन उसका क्या होता है किसी को नहीं पता पड़ता, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी कोशिश इतनी रहती है कि 20 से 25% हमें मुनाफा यहाँ पे बनाना है, क्योंकि छोटा कॉन्ट्रैक्ट है कुछ लाखों का, उसमें से 20 से 25% निकालना है। अब बताइए जब ऐसी कंडीशन होगी तो किस तरीके से आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाओगे। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की दिक्कत सॉल्व कर दोगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की केवल कोई इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये भी है कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आया, जब भी आपने छोटे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर देखे हो, बाइक से आए, एक ऑफिस होता है जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करा जाता है, वहाँ पे बहुत से लोगों की भीड़ लगी है। जैसे कि कोई सब्जी मंडी हो, वो लोग आकर के अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन उनके पास कितने एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने क्या करा है, उनके पास कितनी नॉलेज है फील्ड से रिलेटेड। इसीलिए पहले एक बार आपने रोड डाल दी,
अब उसमें पाइपलाइन बिछानी है तो फिर रोड खोदी, उसमें पाइपलाइन डाली, उसमें फाइबर केबल बिछानी है फिर से रोड खोद दी। इसी वजह से 10 बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खोदा जाता है। पहले तो ये पता एक इरेगुलरिटी थी कि चलो इन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आजकल जानबूझ के काम नहीं किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये, जितनी बार काम होगा उतनी बार रुपए आएगा, उतनी बार हम सब खाएंगे। इसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे तुम किसको दोष दोगे? इस गंगा में सभी कौए हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त पूरी आपको तय करनी है, एक प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ। नाली भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 बार तुम नाली खोद करके बना रहे हो। रोड भी अच्छी तरीके से बननी चाहिए। जो सीवेज लाइन आपको डालनी है वो भी सही होनी चाहिए, वाटर की लाइन वो भी ठीक होनी चाहिए, और बीच बीच में ऐसे मैकेनिज्म हो कि जब भी कोई खराबी हो तो वहाँ पर हम जाकर सही कर सकें। पूरी रोड खोदने की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब हम इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने लगेंगे तभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन हो सकता है। तो चलिए, आज मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बता दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको कहीं पे भी मीडिया में या न्यूज़ में नहीं मिलने वाली। इसीलिए मेरा आग्रह इतना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हों कमेंट में आकर के बताओ कि अगर मैंने एक भी पॉइंट यहाँ पर गलत बोला हो या तुम्हारी ये दिक्कत है तो उस दिक्कत को उठाओ, ताकि गवर्नमेंट तुम्हारा भी सॉल्व करे, जिससे कि देश का भी इशू सॉल्व हो सके।